नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां डरावनी घटनाओं से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ एक सुनसान बस्ती में गया था, पर लौटकर वापस वही इंसान नहीं रहा। कहते हैं, अगर किसी की आत्मा को मरने से पहले इंसाफ ना मिले तो वो लौटकर इंसान नहीं, पिशाच बनती है। और तब शुरू होता है एक ऐसा आतंक जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी निगल जाता है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी सच में बहुत डरावनी होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं हूं गोपाल वर्मा। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, एक सीधा सादा इंसान हूं। गांव से थोड़ा बाहर एक किराना दुकान चलाता हूं। मेरी उम्र 45 साल के करीब होगी। ना किसी से दुश्मनी, ना कोई बड़ा सपना। बस रोज दुकान खोलो, थोड़ा बहुत कमा लो और शाम को घर लौट आओ। लेकिन एक रात सब बदल गया। वो रात सावन की थी। बारिश दिन भर रुकी नहीं थी। मुझे दुकान देर तक बंद करनी पड़ी, क्योंकि कुछ गांव वाले राशन लेने आए थे। जब मैं साइकिल से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक मोड़ आया जहां से कभी कोई नहीं जाता। पुरानी बस्ती का रास्ता। उस बस्ती के बारे में बचपन से सुना था कि वहां एक किसी इंसान ने आत्महत्या की थी, और तब से उस बस्ती में कोई नहीं बसा। लोग कहते हैं वहां कुछ है, कुछ जो इंसानों को अपना शिकार बनाता है। मैंने कभी उस बात को गंभीरता से नहीं लिया था, पर उस रात कुछ था जो मुझे उस मोड़ की ओर खींच रहा था। मेरा मन बार बार कह रहा था, मत जा, लेकिन मेरा शरीर जैसे किसी और के इशारे पर चल रहा था। जैसे ही मैंने साइकिल मोड़ी और उस सुनसान बस्ती में दाखिल हुआ, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। न मेंढकों की टर्राहट, न झींगुरों की आवाज, बस हवा में एक ठहराव। मैंने देखा कुछ पुराने टूटे हुए मकान, उखड़े हुए नींव और बीच में एक कुआं। कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। वो बोला, तू पहली बार आया है और शायद आखिरी बार। बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था, लेकिन अब मैं साफ देख पा रहा था उसकी हालत किसी जिंदा इंसान जैसी नहीं थी। उसके होंठ सूखे हुए थे, जैसे बरसों से पानी न छुआ हो, और उसकी आंखें वो जैसे मुझे अंदर तक देख रही थीं। वो बोला, तू जानता नहीं ये बस्ती क्यों वीरान है? मैंने हिम्मत करके पूछा, क्यों? उसने उंगली उठाकर उस पुराने सूखे कुएं की ओर इशारा किया। इस कुएं में कोई है जो कभी इंसान था, फिर भूख बन गया, अब सिर्फ छाया है। मैंने उसकी बातों को अनसुना करना चाहा, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। कुएं के पास जैसे ही मैं एक कदम बढ़ाता, हवा भारी लगने लगती, जैसे कोई सांस ले रहा हो, धीरे धीरे, गहरी। और फिर कुएं के अंदर से एक आवाज आई, गोपाल। मैं सुन्न हो गया। मैंने किसी को अपना नाम लेते नहीं सुना था। वो कोई जानवर नहीं था, कोई इंसान भी नहीं। वो कोई चीज थी जो मुझे पहचानती थी। कुएं से आई वो आवाज, गोपाल। ना वो गूंज थी, ना फुसफुसाहट। वो एक ऐसा स्वर था जो सीधा मेरे सीने में उतर गया, जैसे दिल की धड़कनों के बीच किसी ने कुछ बोला हो। मैंने पीछे मुड़कर उस बूढ़े को देखा। वो अब वहां नहीं था। न कोई चलता दिखा, न कोई कदमों की आहट, बस मैं और वो सूखा कुआं। मैं वापस जाने को मुड़ा, पर तभी जमीन अचानक थोड़ी सी हिलने लगी। बहुत हल्का पर साफ महसूस होने वाला कंपन। मैं जड़ हो गया। कुएं के अंदर झांका और वहां मुझे कुछ नहीं दिखा, पर एक बात मैंने साफ देखी। कुएं की अंदरूनी दीवार पर किसी के नाखूनों से खरोंच के निशान थे, जैसे कोई बहुत वक्त तक भीतर से बाहर आने की कोशिश करता रहा हो। और नीचे मिट्टी में सिर्फ एक चीज उभरी थी, 4 उंगलियों के निशान, लेकिन इंसानों की तरह 5 नहीं, सिर्फ 4, लंबी, टेढ़ी, भीतर की ओर मुड़ी हुई। मैंने वापस साइकिल उठाई और वहां से भागने लगा, पर रास्ते में जो हुआ उसने मेरी आत्मा को कंपा दिया। मैं जैसे ही मुख्य रास्ते पर लौटा, मुझे सामने कुछ खड़ा दिखा। एक लड़की, उम्र कोई 20 के करीब, भीगी हुई थी, बाल चेहरे से चिपके हुए और पांव सीधे जमीन पर नहीं थे। वो हवा में झूल रही थी, पर उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर तोड़ी हो। मैं रुक नहीं पाया, सीधे साइकिल मोड़ी और तेजी से अपने गांव की ओर भागा। पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की अब नहीं थी, पर हवा में अब भी हल्की सी गंध थी, गीली मिट्टी और जले हुए बालों की।
घर पहुंचा तो सांसें बेकाबू थीं। पानी पिया, दरवाजा बंद किया, लेकिन जब बत्ती जलाई, कमरे की दीवार पर पानी से भीगे हाथों के निशान थे और उसके ठीक नीचे किसी ने उंगलियों से लिखा था, तेरा नाम अब उस कुएं में दर्ज हो चुका है। उस रात के बाद से मेरी नींद गायब हो गई। मैं कोशिश करता कि सब कुछ भूल जाऊं, पर हर बार जब मैं आंखें बंद करता, वो 4 उंगलियों वाले निशान मेरी पलकों के अंदर उभर आते। दीवारों पर कभी नमी की शक्ल में कोई चेहरा दिखता, कभी घर के दरवाजे पर सुबकने की हल्की सी आवाज आती, और सबसे डरावनी बात, अब वो मुझे नींद में बुलाने लगा था। एक रात मैं गहरी नींद में था, पर अचानक लगा जैसे कोई मेरे कान के बहुत करीब कुछ बड़बड़ा रहा है, तेरी सांसें अब मेरी हैं, तू अब अपनी मौत का इंतजार कर। मैं बड़बड़ा कर उठा। कमरे में अंधेरा था, पर खिड़की खुली थी और खिड़की के बाहर कुएं वाली वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, आधी खोपड़ी झुलसी हुई, आंखें नहीं थीं, बस खाली गड्ढे, लेकिन होंठ मुस्कुरा रहे थे। सुबह मैंने फैसला किया, अब मुझे उस बस्ती का सच जानना ही होगा। मैं गांव के सबसे बूढ़े आदमी ब्रह्मानंद काका के पास गया। उनकी आंखें कमजोर थीं, पर याददाश्त पत्थर जैसी साफ। मैंने पूछा, काका, उस पुरानी बस्ती में ऐसा क्या हुआ था? वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, जिसका नाम अब कोई नहीं लेता। वो कभी इस गांव का सबसे सीधा साधा लड़का था। नाम था विराज। हर किसी की मदद करता, मंदिर में साफ सफाई करता, पर उसकी एक कमी थी, वो बहुत अकेला था। एक दिन गांव की एक लड़की कविता अचानक लापता हो गई और आखिरी बार उसे विराज के साथ देखा गया था। गांव वालों ने कुछ सुने बिना, देखे बिना उसे दोषी मान लिया। बस्ती के बाहर कुएं के पास उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ दिया। कहा गया कि वहीं दम तोड़ गया, पर ना उसकी लाश मिली, ना उसकी आत्मा को शांति। और तभी से जो भी उस कुएं के पास गया, किसी न किसी रूप में मर गया, और जो नहीं मरा, वो धीरे धीरे उसी की तरह बन गया। अब सब कुछ साफ था। कुएं में जो है वो विराज है, जिसे इंसानों ने मार दिया और जिसने अब इंसान होना छोड़ दिया, और अब उसकी नजर मुझ पर है। काका की बात सुनकर मैं अंदर तक कांप उठा था। मैं घर तो लौट आया, पर मन में एक बात बार बार गूंज रही थी, जो लोग नहीं मरे वो धीरे धीरे उसी की तरह बन गए। क्या मैं भी उनमें से एक बनने वाला हूं? रात के 1 बजे मैं खाट पर लेटा हुआ था। घर की बत्तियां बंद थीं, बाहर बारिश हो रही थी, और कमरे के कोने से हल्की सी टपकती आवाज आ रही थी। हर बूंद जैसे मेरे दिमाग में हथौड़ा मार रही थी। मैंने करवट बदली, और जैसे ही आंखें बंद कीं, मेरे सिरहाने कोई बैठ गया। गर्म सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थीं। मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी में झुनझुनी सी दौड़ गई। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर आंखें खोलीं, पर कोई नहीं था। पर तकिए के ठीक पास चादर पर उभरे 4 गीले निशान, 4 उंगलियों के। सुबह उठकर मैंने आईना देखा। मेरी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे पूरी रात जागता रहा हो। लेकिन मुझे याद ही नहीं कि मैं कब सोया और कब उठा। शरीर भारी लग रहा था, सांस लेने में तकलीफ थी, और सबसे अजीब बात, मेरी हथेलियों के बीच जलने जैसा दर्द हो रहा था। मैंने गौर से देखा, हथेलियों के बीच में 2 काले धब्बे उभर आए थे, ऐसे जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हों। अब मेरे दिन रात एक जैसे हो गए थे। दुकान पर बैठता था, पर ग्राहक पास नहीं आते। बच्चे दूर से देखकर भाग जाते। कुत्ते भौंकने लगते जब मैं साइकिल लेकर निकलता। मैं अब खुद को अपनी ही आंखों में अजनबी सा महसूस करने लगा था। रात को जब नींद आती तो मैं किसी और की सांसों की आवाज सुनता। कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे गले के पास फुसफुसा रहा है, तेरा नाम अब मिट चुका है, तू अब मैं है। एक रात जब हद हो गई, मैंने बस्ती की ओर दोबारा लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार मैं डर कर नहीं, जवाब मांगने गया था। कुएं के पास पहुंचा तो वही भारी हवा, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार मैंने साफ देखा कि कुएं की मुंडेर पर कोई बैठा है, वही लड़की कविता। लेकिन अब उसका चेहरा गले से अलग लटक रहा था, जैसे किसी ने बालों से खींचकर नीचे की ओर खींचा हो। उसके मुंह से धीरे धीरे आवाज निकली, उसने मुझे मारा नहीं था, वो मुझे बचाने आया था, उसने नहीं मारा। ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। विराज निर्दोष था, उस पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव वालों ने उसे मारा, और उसकी आत्मा बदले की आग में पिशाच बन गई। अब जो कुछ हो रहा था वो बदला था,
हर उस इंसान से जो जिंदा रह गया। अब मुझे साफ महसूस होने लगा था, मेरे शरीर पर मेरा काबू कम होता जा रहा था। कभी कभी मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती और जब खुलती मैं किसी अनजाने जगह पर होता। एक बार मैं रात के 2 बजे अपने घर की छत पर खड़ा था। हाथ में मिट्टी का एक टूटा हुआ लोटा था और शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे मैं कहीं खुदाई करके आया हूं। सुबह मैं अपने नाखूनों को देख रहा था। अब वो छोटे नहीं रहे थे, लंबे, धारदार और काले, जैसे किसी जानवर के पंजे। मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे हैरानी से देखा और कहा, ये इंसानी नाखून नहीं लगते। मैंने सवाल किया, क्या कोई बीमारी है? वो डॉक्टर चुप रहा, सिर्फ एक पर्ची थमाई और उस पर लिखा था, मानसिक रोग विशेषज्ञ। अब गांव में बातें फैलने लगी थीं। कुछ कह रहे थे गोपाल पर कुछ चढ़ गया है, कुछ कह रहे थे ये अब वो नहीं रहा, और कुछ ने दुकान पर आना बंद कर दिया। माओ ने अपने बच्चों को मेरे घर के पास खेलना मना कर दिया। मैं अकेला होता जा रहा था, पर यह अकेलापन मेरी नहीं, किसी और की पसंद थी। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो आंखों के सामने अंधेरा नहीं, कुएं की छाया आई। मैंने नींद से पहले अपने शरीर पर एक बार नजर डाली और देखा कि मेरे सीने पर कोई आकृति उभर आई थी। 4 रेखाएं, एक त्रिकोण और उसके बीच एक आंख जैसी आकृति। वो कुएं की दीवार पर बना वही चिन्ह अब मेरे सीने पर था। मैं डर गया, पर फिर एक भारी आवाज मेरे सिर में गूंजी, शुरुआत हो चुकी है, अब तू बच नहीं सकता। 3 दिन तक मैंने किसी से बात नहीं की, खुद को घर में बंद कर लिया, खिड़कियां ढंक दी, आईना हटा दिया, क्योंकि अब मेरा चेहरा मेरा नहीं लगता था। हर बार जब आईने में देखता मुझे एक अजनबी की झलक दिखती, एक बुझी हुई आंखें, काली त्वचा और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। फिर एक रात मुझे लगा जैसे कोई मेरे अंदर बोल रहा है। मुझे बोलना नहीं पड़ता था, मेरे मुंह से खुद ब खुद शब्द निकलते। मैं खुद से कहता, अब तेरी सांसें मेरी हैं, अब ये जिस्म तेरा नहीं रहा। अब मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने सुकून से नींद कब ली थी। हर रात मेरे भीतर कोई जागता था और मेरी जगह कुछ करता था। जब मैं सुबह उठता तो कपड़े गीले होते, जैसे बारिश में भीगा हूं। हाथों में मिट्टी लगी होती और पैरों में कांटों के निशान। एक बार तो आंख खुलते ही मेरी हथेली में एक पुरानी चूड़ी मिली, जिस पर एक नाम उकेरा था, कविता। वो वही लड़की थी जो सबसे पहले उस कुएं में गायब हुई थी, जिसके नाम पर विराज को गांव वालों ने मारा था। अब मैं समझ चुका था, विराज की आत्मा मुझसे सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, बल्कि मुझसे अपना अधूरा काम पूरा करवा रही थी। वो चाहता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ अब हर उस इंसान के साथ हो जिसने उसकी चीखें अनसुनी की थीं। और फिर गांव में पहला खून हुआ। हरिश्चंद्र मास्टर, वही जिसने उस रात सबसे पहले विराज को दोषी ठहराया था, सुबह स्कूल नहीं पहुंचा। जब लोग उसके घर पहुंचे, दरवाजा खुला था लेकिन कोई नहीं था। मक्खियां भिनभिना रही थीं और कमरे के बीचों बीच जमीन पर 4 खरोंच के गहरे निशान थे, ऐसे जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, अब इंसाफ होगा। गांव में सनसनी फैल गई, पंचायत बुलाई गई। कुछ लोगों ने कहा वो बस्ती दोबारा जिंदा हो रही है, और कुछ ने मुझे देखा, मेरे हाथों के काले नाखून, आंखों के नीचे सूजन और मेरी आवाज जो अब पहले जैसी नहीं रही थी। एक बूढ़ी औरत ने मुझ पर उंगली उठाई और कहा, ये वही है, अब ये इंसान नहीं रहा। गांव वालों ने मुझे बांधने की कोशिश की, पर मैं वहां नहीं था। मैं अपने ही शरीर में कहीं अंदर गुम था। विराज अब मुझसे बात नहीं कर रहा था, वो अब मुझसे काम करवा रहा था। वो खुद बोलता था, चलता था, खाता था और हर उस इंसान को ढूंढ रहा था जिसने उसे अकेला मारा। रात को जब मैं जागा तो खुद को गांव से दूर एक जली हुई झोपड़ी के भीतर पाया, और पास ही जमीन में गाड़ा हुआ एक लाश का टुकड़ा, सिर्फ एक हाथ दिख रहा था। वो हरिश्चंद्र मास्टर था। मेरे होंठ थरथराने लगे। मैं जमीन पर बैठ गया और जोर से चीखना चाहा, पर गला जैसे बंद हो गया हो। किसी ने मेरे अंदर से मेरी आवाज चुरा ली थी। अब मैं सिर्फ देख सकता था, पर जो भी करता था वो मैं नहीं था। गांव में डर अब खौफ में बदल चुका था। हर किसी की नजर अब मुझ पर थी, पर मैं खुद को देख ही नहीं पा रहा था। जो मैं करता था वो मुझे याद नहीं रहता, पर जो मैं नहीं करना चाहता था वही सबसे ज्यादा मुझसे करवाया जा रहा था। तीसरे दिन
गांव के पंडित गजाधर लापता हुए। सुबह मंदिर खुला मिला, लेकिन भीतर दीवार पर खून से लिखा था, तेरे मंत्रों ने मेरी चीखें दबा दी थीं, अब सुन मेरी पुकार। गांव की हवा जैसे किसी ने रोक दी हो। अब सिर्फ सन्नाटा था और लोगों की फुसफुसाहटें। एक रात गांव की पंचायत ने फैसला किया, गोपाल को बांधकर बस्ती के बाहर फेंक दो। जहां से ये लाया गया था वहीं लौट जाए। मैंने भागने की कोशिश नहीं की। शायद मैं थक गया था, या शायद मेरे अंदर का वो कोना जो अब भी गोपाल था, वो जानता था कि ये सब किसी और का नहीं, उसका अपना बोझ है। गांव वाले मुझे रस्सियों से बांध कर ले गए। जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो हवा और भारी हो गई, बिल्कुल वैसी जैसी पहली बार थी जब मैं यहां आया था। पर इस बार कुएं के पास सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि भीतर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। गांव वालों ने मुझे कुएं के पास फेंक दिया। मैं जमीन पर गिरा, चेहरा कीचड़ में सना हुआ, आंखें जल रही थीं। पर जब मैंने ऊपर देखा तो सामने विराज खड़ा था। पहली बार मैं उसे साफ देख पा रहा था। वो वैसा नहीं था जैसा भूत या पिशाच होते हैं। वो वैसा था जैसे कोई बहुत देर से जागा हो और अब उसे भूख से कुछ नहीं, सिर्फ बदला चाहिए। उसका चेहरा आधा जला हुआ, पर आंखें जिंदा इंसान से भी ज्यादा जिंदा थीं। वो मेरे पास आया, मेरे माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब वक्त है आखिरी इंसाफ का। मैंने आंखें बंद की, पर फिर एक झटका सा लगा। मेरे भीतर कुछ टूटा, जैसे विराज ने कुछ छोड़ दिया हो, या शायद मुझे पूरी तरह ले लिया हो। और जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो रस्सियां टूट चुकी थीं और गांव वाले भाग चुके थे। कुएं के चारों तरफ खून के छींटे थे और जमीन पर सिर्फ एक चीज बची थी, पंडित गजाधर की जनेऊ। अब कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा था। मैं गांव लौट आया, दुकान खोली, लोग आए भी, पर अब किसी की आंखों में सवाल नहीं था, क्योंकि अब सबने मान लिया था कि गोपाल मर चुका है। अब जो बचा है वो सिर्फ उसकी परछाई है। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। लोग दिन में ही दरवाजे बंद कर लेते थे और रात होते ही किसी अनदेखी परछाई का डर हवा में भर जाता। मैं, या कहें अब जो मैं बचा था, उसके भीतर सिर्फ एक लक्ष्य बचा था, वो इंसान जिससे ये सब शुरू हुआ था। विराज की आत्मा अब मुझसे सीधा नहीं बोलती थी, पर हर रात मेरे सपनों में वो मुझे रास्ता दिखाता था। एक पुराना घर, टूटी हुई दीवारें, छत पर उगा हुआ नीम का पेड़ और एक दरवाजा जिस पर आज भी लिखा था, मुखिया निवास। गांव के उस पुराने मुखिया रघुनाथ चौधरी का घर, जो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब भी गांव की ज्यादातर चीजें उसी के इशारों पर चलती थीं। उसने ही सबसे पहले पंचायत में विराज को दोषी बताया था। उसी ने सबसे पहले कहा था, इस लड़के ने कविता को मारा है। और फिर उसी के कहने पर विराज को कुएं के पास मरने छोड़ दिया गया। अब मैं उसके दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा जर्जर था, पर खुला हुआ। अंदर बहुत अंधेरा था, पर मेरी आंखों को अब अंधेरे की जरूरत नहीं रही थी। मुझे अब देखने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया। रघुनाथ चौधरी एक पुराने लकड़ी के पलंग पर लेटा था। उसके पास जल रही लालटेन की लौ अब बुझने के कगार पर थी। वो मेरी तरफ देखकर बोला, मैं जानता था एक दिन तू आएगा। मैं चुप रहा। उसने कांपते हाथों से गले से ताबीज उतारी और कहा, मैंने ही किया था सब, कविता मेरी ही। वो रुक गया। उसकी आंखों में अफसोस था, या शायद डर। वो मेरी ही बेटी थी। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने विराज पर इल्जाम लगाया, क्योंकि असली बात कोई जानता तो मेरा नाम मिट जाता। उस दिन कविता खुद कुएं पर गई थी, वो विराज पर मैंने ही सब खत्म कर दिया। अब सब साफ था। विराज निर्दोष था। कविता की मौत आत्महत्या थी और दोषी कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बाप था। अब सिर्फ एक फैसला बाकी था। मैंने चुपचाप उसके सामने घुटनों पर बैठकर सिर झुका लिया। मेरे भीतर विराज तड़प रहा था, मार उसे, उसका खून चाहिए। पर मैं अब सिर्फ एक पिशाच नहीं रह गया था, अब मैं गोपाल भी था। मैंने सिर उठाया, रघुनाथ की आंखों में देखा और कहा, तेरी सजा मौत नहीं है, तेरी सजा है सच के साथ जिंदा रहना, हर रात मेरी आंखों में खुद को देखना। और मैं वहां से लौट गया, बिना खून बहाए, बिना चीख सुने। पर जब मैं बाहर निकला, कुएं के पास से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, गोपाल।
अब तू मैं नहीं, अब मैं तू हूं। रघुनाथ चौधरी की आंखों में जो डर था वो अब मेरे भीतर उतर चुका था। मैंने उसकी जान नहीं ली, पर शायद मैंने उसे मौत से भी बड़ी सजा दे दी थी। और उसी पल मैंने पहली बार अपने भीतर की आवाज को थमता हुआ महसूस किया। विराज अब खामोश था। उस रात मैं गांव लौटा, कुएं के पास फिर गया। हवा थमी हुई थी, चांदनी सीधी कुएं पर गिर रही थी। मैं कुएं के किनारे बैठा और बहुत धीमे से कहा, तेरा बदला पूरा हो गया विराज, अब लौट जा। बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर कुएं की गहराई से एक बहुत शांत, बहुत धीमी सी आवाज उठी, गोपाल, मैंने नहीं चाहा था कि तू ये सब सहे, पर अब तू मेरी तरह अधूरा नहीं रहेगा। उसके बाद कुएं से हल्की सी हवा उठी, एकदम ठंडी, पर उसमें कोई बोझ नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी छाती से पत्थर उतार दिया हो। अगली सुबह गांव की हवा कुछ अलग थी। पंछी पहली बार कई दिनों बाद चहचहाए, लोग घरों से बाहर आए, और जब मैं दुकान पर पहुंचा, एक बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, चाचा, वो डरावना सपना अब नहीं आता, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को जब मैं सोने गया, आईने में देखा तो मेरी आंखें फिर से वैसी ही थीं जैसी मेरी हुआ करती थीं। पर एक पल के लिए आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा दिखा, विराज। लेकिन इस बार वो डरावना नहीं था। उसके होंठों पर थोड़ी सी मुस्कान थी और आंखों में एक थकान जो अब मिट चुकी थी। उसने सिर हिलाया और गायब हो गया। अब गांव में लोग बस्ती की ओर नहीं जाते, लेकिन कुएं को ढक दिया गया है। उसके पास एक छोटी सी पार्टी लगी है। जहां अन्याय हुआ हो वहां आत्मा नहीं जाती, वो ठहर जाती है इंसाफ के इंतजार में। और गोपाल अब वो दुकान चलाता है। लोग उससे पहले से ज्यादा इज्जत से बात करते हैं। पर जब भी कोई बच्चा पूछता, चाचा, पिशाच क्या होता है, तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, कभी मत जानना। दोस्तों, कभी कभी बुराई किसी जंगल या खंडहर में नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर छिपी होती है, जिसे वक्त और अन्याय जगा देता है। पिशाच की बस्ती सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सवाल है कि क्या हम किसी की आत्मा को सच में चैन दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी डरा गई या सोचने पर मजबूर कर गई, तो स्टोरी नाइट को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते आती है एक सच्ची, डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी। फिर मिलते हैं अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक अकेले मत सोइएगा और अपना ख्याल रखें। अलविदा।